हेलो दोस्तों, मैं नोबिता वापस से आ चुका हूँ न्यू स्टोरी के साथ। अगर इस स्टोरी पे 200 लाइक आते हैं तो तुरंत नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा। एपिसोड 1, बिग इजी बार। द बिग इजी बार मुंबई का सबसे बड़ा बार जो एक बार उसकी चकाचौंध देखे तो खुद को वहां आने से रोक ना पाए, पर जितना ये सुंदर है उसके अंदर उतना ही रहस्य भरा है। इसकी दीवारों के पीछे क्या क्या होता है ये कोई नहीं जानता। आइए अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। इस बार के कमरे में एक लड़की को कुछ लड़कियां मिलकर जबरदस्ती तैयार कर रही है। वह लड़की दिखने में बहुत भोली है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह इस शहर की है ही नहीं, शायद वो किसी गांव की लड़की है। वह लड़की लगातार रोए जा रही है। वो सबसे बस एक ही बात कह रही थी, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, पर कोई सुन ले ऐसा वहां पर कोई नहीं था। उस लड़की के रोने से वह जो उसे तैयार कर रही थी उनमें से एक लड़की चिल्ला कर कहती है, हाँ हाँ रोले एक बार, फिर तुझे भी इस काम की आदत हो जाएगी हमारी तरह। उस लड़की की बात सुनकर बाकी सब हंसने लगती है, लेकिन वह भोली सी लड़की जो उनकी बातें सुनकर और ज्यादा डर जाती है और उसकी आंखों के सामने 2 दिन पहले का दृश्य घूमने लगता है। फ्लैशबैक। एक 45 साल की औरत दिखने में मुंह पर बहुत सारा लालच, जो फिलहाल अभी चिल्ला रही है और कब से किसी को आवाज लगा रही है, कहाँ मर गई बाहर आ। तभी एक लड़की बाहर आती है। ये है स्मृति। हाइट 5'2" गोरा रंग, काले रेशमी लंबे बाल, सुंदर नैन नक्श और सबसे खास बात सर्वगुण संपन्न। स्मृति अपनी चाची के चिल्लाने की वजह से डर गई। उसे लगा कि उसने अब क्या कर दिया। वह औरत लगातार स्मृति पर चिल्ला रही थी। वह उसकी मुंह बोली चाची है, इनका नाम मेनका है। स्मृति उनके पास आए और अपनी प्यारी आवाज में बोली, क्या हुआ चाची? तो मेनका स्मृति के बाल पकड़ते हुए बोली, ये पूछ क्या नहीं हुआ। बाल पकड़े जाने की वजह से स्मृति को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेनका अपनी आवाज को बरकरार रखते हुए चिल्लाकर बोली, आज निहारिका को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तू सुबह से आराम से बैठी है, लाज शर्म है या नहीं? अपनी छोटी बहन के इतने अच्छे अवसर पर तू उसे निराश करना चाहती है। मेनका चतुर्वेदी को बस एक मौका चाहिए स्मृति को नीचा दिखाने का। तभी कमरे से एक 22 साल की लड़की बाहर निकलती है। दिखने में ठीक ठाक 5.3 सांवला रंग और तीखी नाक, दिखने में बहुत चालाक लोमड़ी लगती है। वैसे तो निहारिका बचपन से ही स्मृति के साथ बहुत अच्छी रही है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उससे ज्यादा स्मृति का अच्छा दिखना उसे खलता था, इसीलिए अब वह उसे बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसने मेनका से कहा, माँ जाने दो ना उसे, वैसे भी उसे क्या करना है हमसे, वह हमें थोड़ी ना अपना परिवार मानती है। स्मृति ने अपने बाल छुड़ाकर मेनका के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज चाची हमें बताए हम क्या काम करें। मेनका थोड़ा इमोशनल होने का दिखावा करते हुए कहती है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम हमारी बच्ची का अच्छे से विवाह कर सके। पता नहीं अब हम क्या जवाब देंगे निहारिका के बाऊजी को। तभी स्मृति बोली, चाची हमें बताए क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। तभी मेनका अपने लालच का पिटारा खोलते हुए बोली, हाँ मेरी फूल सी बच्ची, तू हमारी मदद कर सकती है। आज मोहक के पिताजी मुंबई जा रहे हैं, तू भी उनके साथ चली जा, वो तुझे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे और जब कुछ पैसे कमा ले तो यहाँ वापस आ जाना। स्मृति ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और जाने के लिए तैयारी करने लगी। स्मृति जब उनके साथ चली गई तो मेनका और निहारिका के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। पूरा एक दिन सफर करने के बाद स्मृति मुंबई पहुंच गई। स्मृति को मोहक के पिताजी का व्यवहार ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनसे बात कम ही करती थी। मोहक के पिताजी स्मृति को एक होटल के अंदर लेकर गए। मोहक के पिताजी जिन लोगों से बात कर रहे थे वह लोग स्मृति को बहुत गंदी नज़र से देख रहे थे। कुछ देर बाद मोहक के पिताजी स्मृति के पास आए और स्मृति से कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आते हैं। मोहक के पिताजी जयराम ने स्मृति को वहां पर इंतजार करने का कहकर होटल से बाहर निकल आए। 5 घंटे बाद स्मृति को अब घबराहट होने लगी। वह सोच रही थी कि मोहक के पिताजी इतनी देर से कहाँ हैं और उसे लेने क्यों नहीं आए। तभी तो हटे कटे पहलवान जो दिखने में बहुत बुरे लग रहे थे वह स्मृति के पास आए और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। स्मृति कुछ समझ ही नहीं पाई, बस उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। वह उन लोगों से खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। फ्लैशबैक एंड। स्मृति जो कब से रो रही थी, उसे एक लड़की कब से देख रही थी। जब उस लड़की से बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन सभी लड़कियों को बहुत तेज आवाज में बाहर जाने को कहा। उस लड़की ने स्मृति को कहा, हे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसका इतना ही कहना स्मृति के मन में नई उम्मीद जगाने के लिए काफी था। स्मृति ने रोते हुए कहा, क्या सच में? उस लड़की ने कहा, तुम पहले रोना बंद करो। उस लड़की की बात सुन स्मृति ने अपना रोना बंद किया। उस लड़की ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा नाम कुमुद है और मुझे तुम बहुत सीधी साधी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा नहीं था कि कुमुद किसी की मदद नहीं करती थी, बस फर्क इतना था कि कुमुद यहाँ जिन लड़कियों से मिलती थी वो सब बहुत लालची होती थी। कुछ देर बाद कुमुद ने स्मृति को एक रस्सी दी और उसे कमरे से बाहर लेकर आई।
कुमुद सबकी नजरों से बचाते हुए स्मृति को बाग के सेकंड फ्लोर पर लेकर आई। तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज आई। आवाज को सुन कुमुद और स्मृति दोनों की सांसें तेज हो गई। कुमुद जल्दी से स्मृति का हाथ पकड़कर उसे एक छोटे से कमरे में ले आई। कुमुद ने स्मृति से कहा, सुनो, जब तुम यहाँ से निकल जाओ तो फिर कभी यहाँ मत आना और अपने पैरों पर खड़ी होना। कुमुद का इतना ही कहना था कि स्मृति के रुके आंसू फिर बहने लगे। स्मृति ने रोते हुए कहा, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती? तो इस पर कुमुद ने स्माइल के साथ कहा, पागल लड़की, अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो यहाँ इन सबको तुम्हारे पीछे आने से कौन रोकेगा? कुमुद ने स्मृति को ये कहा और वहां से जाने लगी और एक बार पीछे देखकर उसे जाने का इशारा किया। स्मृति उसे रोक नहीं पाई। स्मृति ने खुद से कहा, हम आपको इस नरक से जरूर बाहर लाएंगे। आज शायद स्मृति अपनी चचेरी बहन और चाची के जुर्म से कोसों दूर आ गई थी। अब शायद उसे भी अपनी जिंदगी जीने का मौका मिले। एपिसोड 2। कुमुद वहां से सीधा उन लोगों के पास चली गई। दूसरी तरफ जयराम मेनका के पास आया। उसे देख मेनका उत्सुक होकर उसके पास आई। मेनका ने कहा, क्या हुआ, काम पूरा हो गया? इस पर जयराम ने एक कुटिल मुस्कुराहट का जवाब दिया और कहा, मेनका तुम अपनी बात से मुकरोगी तो नहीं? मुकरे मेरे दुश्मन, ये कह के मेनका हंसने लगी। इधर बार में स्मृति को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज आए, तलाशो उस कमीनी को वरना बॉस हमें गायब कर देंगे। इतना सुन स्मृति की तो जैसे जान ही निकल गई हो। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे सामने एक रूम नजर आया और वो बिना सोचे समझे उसमें चली गई। कुमुद स्मृति को जिस फ्लोर पर लाई थी वो एक विप एरिया था और स्मृति एक विप रूम में गई थी। उसी रूम में एक लड़का सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, बॉस काम हो गया। ये पढ़कर लड़के ने कुछ सोचा और फिर से अपना काम करने लगा। तभी उसके कमरे का गेट जोर से खुला और बंद हो गया। उस लड़के ने जब गेट की तरफ देखा, वहां एक लड़की को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। पर्दे से ही स्मृति पलटी, वो लड़का उसे देखता ही रह गया। और भाई देखता भी क्यों नहीं, स्मृति दिख ही इतनी सुंदर रही थी। रॉयल नीले रंग का लहंगा और नारंगी रंग का दुपट्टा, लंबे बाल जो खुले थे, आंखें जो काजल से सनी हुई थी, उसकी पतली कमर जो दुपट्टे से बाहर झांक रही थी, और बाकी उसकी सादगी वन। जब स्मृति ने उसे देखा तो मानो उसका समय रुक सा गया हो। स्मृति का भी वही हाल था जो उस लड़के का था। दिखने में वह लगभग 28-29 साल का था। 6 फुट 4 इंच हाइट, गेहुआ रंग, काली जीसी आंखें, परफेक्ट बॉडी, चेहरे पर तेज। स्मृति कुछ कहती उससे पहले वो लड़का खड़ा हुआ और धीरे धीरे स्मृति के पास आने लगा। ये देख स्मृति डर के मारे बोली, देखिए हम यहाँ जानबूझ के नहीं आए। वो कुछ बुरे लोग हमारे पीछे पड़े हैं और हमें बाहर का रास्ता भी मालूम नहीं है। कुछ देर हमें यहाँ रहने दीजिए, हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। मानो वो लड़का तो स्मृति की आवाज में ही खो गया। तभी बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है जो शायद उस कमरे को खोलने के लिए ही कह रहे हो। इस आवाज से लड़के का ध्यान टूटा और वो स्मृति को एक नज़र देख बाहर चला गया। स्मृति ने बालकनी को देखा और बाद में अपने हाथ में पकड़ी रस्सी को देखा और उसे कुमुद की बात याद आई। फ्लैशबैक, कुमुद देखो ये सेकंड फ्लोर है। मैं जा रही हूँ और तुम यहाँ के किसी भी रूम में जाके रूम की बालकनी से इसे बांधकर नीचे उतर जाना। तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा ऊपर नहीं है। फ्लैशबैक एंड। एक बार फिर कुमुद के बारे में सोच स्मृति की आंखें भर आई। फिर उसने लंबी सांस ली और बालकनी की तरफ चली गई। इधर वो लड़का उन सब लोगों को देख गुस्से से चिल्लाता है, क्रियांश। इतनी गुस्से भरी आवाज सुन वहां सन्नाटा छा जाता है। तभी एक लड़का वहां आता है जो दिखने में उसी लड़के की उम्र का लग रहा था। उस लड़के को देख वह कहता, क्रियांश मुझे ये जगह अभी खाली चाहिए। क्रियांश धीरे से कहता है, यस बॉस। और वह लड़का फिर से कमरे में चला जाता है। इधर स्मृति होटल से बाहर निकल चुकी थी, पर उसे समझ नहीं आया वह क्या करे। तभी उसके कानों में उन्हीं लोगों की आवाज पड़ी। वो एक पल के लिए घबराए और फिर बिना कुछ सोचे समझे सड़क पर भागने लगी। दूसरी तरफ जब वो लड़का कमरे में आया तो उस लड़की को ना पाकर वो उसे पूरे कमरे में तलाशने लगा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसकी नज़र बालकनी में लटकी रस्सी पर गई तो वह समझ गया कि हो ना हो वो लड़की यहीं से भागी है। वो कुछ सोचता उससे पहले उसका फ़ोन बजने लगता है। वो अपना फ़ोन देखता है जिसमें अब्रम नाम फ्लैश हो रहा था। वो अपना फ़ोन उठाता है और जैसे कुछ बोलता सामने से आवाज़ आई, शशांक कहाँ है तू? ये है हमारी कहानी के में लेड शशांक अग्निवंशी। नाम की तरह ही इनका रुतबा है, नो वन बिजनेसमैन। लोग इन्हें डेविल के नाम से जानते हैं। बाकी इनके लुक्स तो आपको पता ही है, बाकी आगे जानेंगे। कोष्टक
शशांक फिर कुछ बोलने को हुआ तो अभ्रम फिर बोला, साले कहा है, दादाजी को भी चैन नहीं है, कब से तेरे बारे में पूछ रहे हैं, और तू पता नहीं कौन से राग गा रहा है। एक तेरा भाई भी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं साले सब के सब कहाँ मर गए मुझे यहाँ फंसा कर। तभी शशांक बोला, चुप एकदम चुप, मैं कुछ बोलूं कब से बके जा रहा है। ये सुन अभ्रम एकदम शांत हो गया। शशांक आगे बोला, पहली बात मैं मीटिंग के लिए इजी बा आया हूँ, और दूसरी बात मैंने कर्निश को कुछ काम से गुड़गांव भेजा है और बाकियों का मुझे नहीं पता। इस पर अभ्रम बोला, भाई तू घर कब आएगा? कल शायद। शशांक बोला और फोन रख दिया। फिर उसने किसी को कॉल किया और कहा, राजेश काका मैं आज घर नहीं आऊंगा, और उसने फोन रख दिया। और सर कैरेट ओमेगा कैरेट और सर विंकिंग फेस। इधर स्मृति सड़क पर भागते भागते अचानक किसी से टकरा गई, और जब उसने सामने देखा तो वो डर गई। इधर शशांक उस लड़की के बारे में सोच रहा था। शशांक खुद नहीं समझ पाया कि आखिर वो उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। अब देखते हैं इन दोनों का एक बार फिर सामना कैसे होगा। एपिसोड 3। स्मृति जिस इंसान से टकराई थी वह राजेश थे। टकराने से स्मृति डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। राजेश बोले, बेटा तुम ठीक तो हो? स्मृति ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखें भर आई। उसे लगा कि अब यह इंसान उसे डांटेगा। स्मृति को ऐसे डरता देख राजेश उसे फिर बोले, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? देखो हमसे घबराओ मत। राजेश के इतना प्यार से पूछने पर स्मृति की घबराहट कम हुई। स्मृति बोली, नहीं अंकल हमें माफ कर दीजिए, वह हमने जानबूझकर नहीं किया। वह कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं और हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं। स्मृति को परेशान देख राजेश बोले, तो बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्यों हो, अपने घर क्यों नहीं जाती? राजेश की बात सुन स्मृति के आंसू आने लगे। स्मृति को ऐसे देख राजेश फिर बोले, क्या हुआ बेटा, हमने कुछ गलत कह दिया हो तो हमें माफ करना। राजेश का ऐसे माफी मांगना स्मृति को अच्छा नहीं लगा और वह रौंदे गले से बोली, नहीं नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, वह हमारा यहाँ कोई घर नहीं है और हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं। स्मृति की मासूमियत और भोलेपन को देख राजेश को उस पर बहुत तरस आया। राजेश बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। राजेश के ऐसा पूछने पर स्मृति को उसकी चाची और जयराम की याद आई। स्मृति को लगा कहीं यह भी उसका फायदा ना उठाएं। स्मृति को ऐसे सोचता देख राजेश बोले, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? स्मृति मना करते हुए बोली, नहीं नहीं अंकल कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं जगह देख लेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्मृति की झिझक देख राजेश उसे तसल्ली देते हुए बोले, रात को तुम कहाँ जाओगे बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम कल वापस चली जाना। स्मृति के पास कोई और चारा नहीं था तो उसने हाँ में गर्दन हिला दे। राजेश उसे कार में लेकर बैठे और घर की तरफ निकल गए। इधर शशांक को बार बार वो लड़की ही याद आ रही थी, जिससे अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अपने मन को शांत करने के लिए वो अपना लैपटॉप लेकर बालकनी में चला गया और अपना काम करने लगा। तभी उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आया। शशांक ने कॉल उठाया और हेलो बोला। उधर से क्रियांश बोला, सर कल सारे वेपन्स की डील होगी तो आप आएंगे ना? शशांक बोला, था। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। क्रियांश अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोला, ये हर वक्त ऐसे ही क्यों रहते हैं? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि वो ही है। आवाज सुन क्रियांश पलटते हुए कहता है, अद्विक सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रियांश का डरा हुआ चेहरा देख अद्विक की हंसी छूट गई। अद्विक को हंसता देख क्रियांश ने फिर कहा, सर आप प्लीज बिग बॉस को कुछ मत कहना। अद्विक बोला, साले पहले तो तू मुझे सब बोलना बंद कर। इस पर क्रियांश कहता है, आप सर है तो सर ही बोलूंगा ना। अद्विक झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, कमीने तो घर पर भाई भाई क्यों करता है? सर क्योंकि घर पर आप मेरे भाई लगते हो इसलिए। क्रियांश की बात सुन अद्विक बोला, अच्छा बेटा ज्यादा बातें मत बना और ये बता शशांक कल घर आ रहा है ना? क्योंकि परसों पूजा है और वो नहीं आया तो दादाजी हम सबको जान से मार देंगे। इस पर क्रियांश बोला, भाई मेरा मतलब है सर अभी बिग बॉस से बात हुई है, वो कल शायद ही घर आ पाए। अद्विक गुस्से से बोला, शायद नहीं, उसे आना ही होगा। और सुन दादाजी ने तुझे भी घर जल्दी बुलाया है, सो आ जाओ दोनों वरना इस बार तुम दोनों नहीं बचोगे। ये बोल अद्विक वहां से बाहर की ओर चला गया। तो अद्विक और अभ्रम दोनों शशांक के दोस्त हैं, दोनों ही बहुत हैंडसम है। अद्विक फेमस सिंगर और अभ्रम शशांक का बॉसीनेस पार्टनर है। अद्विक और अभ्रम दोनों परफेक्ट मैन है दिखने में। वो शशांक की तरह बात बात पर गुस्सा तो नहीं आता, पर आ जाए तो सामने वाले की सामत आ जाती है। अद्विक 28 साल का था और अभ्रम 29 साल का। कर्निश शशांक का छोटा भाई जो बहुत चंचल और शरारती है। गुस्सा इतना आता तो नहीं, पर आए तब वो सही मायने में शशांक का भाई ही लगता है। कर्निश 26 साल का बहुत ही हैंडसम बॉय था।
क्रियांश कर्निश का बचपन का दोस्त था, या यूं कहे उसके भाई जैसा था। क्रियांश अनाथ था और बचपन में दादाजी ही उसे घर लाए थे। तब कर्निश क्रियांश से बहुत लड़ता था, वो जलता भी था क्योंकि उसे लगता था सबकी अटेंशन क्रियांश को ज्यादा मिलती है, पर वक्त के साथ साथ क्रियांश उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। होता भी क्यों नहीं, कर्निश घर में सबसे छोटा था और क्रियांश ही उसके उम्र का था, लगभग 26 साल का, और उसी की तरह चॉकलेट एंड हैंडसम बॉय। आगे और भी लोग हैं जिन्हें हम बाद में जानेंगे। दूसरी तरफ राजेश की कार अग्निवंशी मेंशन में एंटर हुई। स्मृति बाहर आई तो अपने सामने इतने बड़े महल को देख उसकी आंखें उसे ही देखने लगी। तभी उसके कानों में राजेश जी की आवाज पड़ी। राजेश जी प्यार से बोले, क्या हुआ बेटा? इतनी प्यार भरी आवाज सुन स्मृति को बहुत अच्छा लगा। उसने नामे अपनी गर्दन हिला दी। तभी राजेश जी की नजर गार्डन में बैठे एक बुढ़े इंसान पर गई। राजेश जी ने स्मृति से कहा, आओ बेटा, हम तुम्हें किसी से मिलवाते हैं। राजेश जी जब उस बुढ़े आदमी के पास गए और कुछ बोलते उससे पहले वो बुढ़ा आदमी बोला, राजेश तुम अकेले आए हो? शशांक कहाँ है? हम कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। राजेश बोले, दादाजी वो शशांक बेटे आज घर नहीं आएंगे। हमने प्रतीक को इस बारे में बताया था ना, और यही बात हम इन्हें बता चुके हैं, पर ये मेरी सुने तब ना सबके कानों में एक आवाज पड़ी। एपिसोड 4। सबने जब आवाज की और देखा तो वहां एक लड़का खड़ा था। दिखने में बहुत हैंडसम था, लगभग 26 या 27 साल का। तभी दादाजी बोले, चुप कर नालायक, मुझे तुम में से किसी की भी बात पर भरोसा नहीं है। तुम बताओ राजेश वो कल आएगा या नहीं? राजेश बोले, वो दादाजी। तभी प्रतीक बोला, बाय द वे राजेश काका, ये ब्यूटीफुल कौन है? ये है प्रतीक, शशांक और कर्निश का कजन ब्रदर जो इनके साथ ही रहता है। अब ये इन सब के साथ क्यों रहता है वो हम आगे जानेंगे। प्रतीक की बात सुन सबका ध्यान स्मृति पे गया। सबको अपनी तरफ देखता पाकर स्मृति थोड़ा घबरा गई। दादाजी अपना चश्मा ठीक करते हुए स्मृति को ध्यान से देखते हुए बोले, हाँ राजेश, ये लड़की है कौन? तभी राजेश जल्दी बोले, दादाजी ये लड़की मुझे सड़क पर मिली, इसका यहाँ अपना कहने को कोई नहीं है, और रात भी बहुत हो गई है तो मैंने सोचा आज रात इसे अपने साथ ले आओ। दादाजी बोले, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया, वैसे इसका नाम क्या है? राजेश बोले, अरे हाँ इसका नाम क्या है? वो अपने सर को खुजलाते हुए बोले। तभी प्रतीक बीच में बोला, वाह काका, इतनी बातें कर ली और अभी तक नाम भी पता नहीं, क्या बात है? और फिर वह हंसने लगा। उसे हंसता देख दादाजी थोड़ा ऊंची आवाज में बोले, चुप हो जा बेवकूफ, वरना मार मार के तेरा वो हाल करूंगा कि तू हमेशा याद रखेगा। फिर दादाजी स्मृति से बोले, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? स्मृति थोड़ी डरी हुई बोली, स्मृति। दादाजी बहुत प्यार से बोले, बहुत प्यारा नाम है। प्रतीक फिर बीच में बोला, हमें तो कभी इतने प्यार से नहीं कहा। दादाजी बोले, क्योंकि तुम सब प्यार के लायक ही कहा हो, और अब कुछ बोला तो पिछली वाली सजा याद है ना? ये सुन प्रतीक एकदम चुप हो गया। तभी दादाजी ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। राजेश, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? राजेश बोले, नहीं नहीं दादाजी, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला? तुम बताओ स्मृति। स्मृति कुछ बोलती उससे पहले प्रतीक हंसते हुए बोला, दादाजी ये भला बॉयज हॉस्टल में कैसे रह सकती है? इस पर तो राजेश जी को भी हंसी आ गई। दादाजी ने दोनों को घूर के देखा तो दोनों चुप हो गए। फिर दादाजी ने स्मृति को देखा। स्मृति को घबराता देख दादाजी ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हें अच्छा लगे तब तुम आ जाना। स्मृति ने मन में सोचा, ये सब कितने अच्छे हैं, हमें तो ये सब जानते भी नहीं, फिर भी इन्होंने हमें ऐसे जताया जैसे हम इनके घर के सदस्य हैं। जाओ राजेश, स्मृति थक गई होगी, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। राजेश ने हमें गर्दन हिलाई और स्मृति को अपने पीछे चलने का इशारा किया। स्मृति चुपचाप राजेश जी के पीछे चलने लगी। राजेश उसे मेंशन के पीछे वाले हिस्से में लेकर आए जहां एक घर था जो ना ज्यादा बड़ा था और ना ज्यादा छोटा। राजेश घर में आते हुए बोले, पूजा कहाँ हो तुम? तभी एक औरत बाहर आई जो दिखने में 38-39 साल की थी, फिर भी बहुत सुंदर थी। वो बाहर आते हुए कुछ बोलने को हुई कि उसकी नज़र स्मृति पे गई। वो उसके पास आते हुए राजेश से बोली, ये कौन है जी? राजेश जी बोले, ये स्मृति है, और उन्हें पूरी बात बताई। पूजा जी स्मृति के गालों को छूते हुए बोली, आओ बेटा, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। स्मृति ने हमें गर्दन हिलाए और उनके पीछे चली गई। इधर मेंशन में दादाजी और प्रतीक दोनों बातें कर ही रहे थे। तभी एक लड़का आया और बोला, प्रतीक तुम्हें कर्निश का कॉल आया क्या? पता है कि वो अभी कहाँ है? उस लड़के को इतना परेशान देख प्रतीक बोला, बात क्या है ओरियन भाई, मुझे तो उसका कॉल नहीं आया। तो दोस्तों, ये है ओरियन, स्मार्ट, हैंडसम एंड जेंटलमैन।
ओरियन लगभग 30 साल का है और ये करीब 10-15 साल से अग्निवेंशी मेंशन में रहता है। ये हेड बॉडीगार्ड होने के साथ साथ शशांक का पर्सनल बॉडीगार्ड जोड़ घर का सदस्य है। ओरियन इटली बॉय है बट अब ये इंडियन बॉय है, और ये इंडिया में क्यों है ये आगे पता चलेगा। दिखने में बहुत सुंदर है, बाल सिल्वर रंग के और बहुत गोरा, बॉडीगार्ड जैसा लुक। ओरियन पता नहीं कहाँ चला गया, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। प्रतीक बोला, भाई आप अब्रम भाई को क्यों नहीं पूछते? ओरियन ने हाँ में गर्दन हिलाए और अब्रम से बात करने चला गया। कुछ देर बाद ओरियन वापस आया तो इस बार दादाजी ने पूछा, तुम ओरियन यहाँ कैसे जब वो नालायक शशांक यहाँ नहीं है? ओरियन शांत भाव से बोला, वो दादाजी मुझे बिग बॉस ने ही बोला कि आज वो घर नहीं आएंगे तो उन्होंने मुझे भेज दिया। दादाजी खुद से ही बोले, वो नालायक मेरी बात कभी नहीं मानता। पर फिर कुछ सोचकर बोले, पर अब मानेगा क्योंकि वो आ गई जो पूरे घर को संभालेगी। उन्हें ऐसे खुद से बात करता देख ओरियन और प्रतीक ने एक दूसरे को देखा और अपना सर हिला दिया। तभी अग्निवेंशी मेंशन में दो का आके रुकी और उनमें से लगभग 46-47 साल का एक आदमी निकला। उनके चेहरे पे वही तेज था जो शशांक के चेहरे पे था। वो आदमी सीधा चलकर दादाजी के पास आया। उन्हें देख ओरियन खड़ा होने को था कि उस आदमी ने कहा, बैठो ओरियन बैठो, और वो भी ओरियन के पास बैठ गए। दादाजी बोले, शिव तुम जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हुआ। ये है शिव, शशांक और कर्निस के पिताजी। उम्र 46 साल, दिखने में बहुत तेज पर दिल बहुत साफ है। शिव वैसे तो सभी से प्यार करते हैं पर अपने खुद के बेटे कर्निस से नफरत करते हैं, और क्यों करते हैं वो हम आगे जानेंगे। एपिसोड 5। शिव बोले, हाँ बस हो ही गया। फिर वो दादाजी को देख बोले, पिताजी वैसे पूजा की तैयारी तो हो गई ना? दादाजी बोले, जब घर के लोग ही नहीं होंगे तो पूजा का क्या मतलब? शिवजी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने प्रतीक को सवालिया नजरों से देखा। प्रतीक जल्दी बोला, ओ अंकल कुछ नहीं, बस शशांक भाई कल आए या ना आए पता नहीं, सो दादू इसी बात पे नाराज है। शिवजी बोले, ओ डैड रिलैक्स, मैं शशांक को कल बुला लूंगा, आप चिंता मत करिए। शिवजी के ऐसा कहने पर दादाजी ने उन्हें घूर के देखा जैसे वो कह रहे हो, बड़ा आया मुझे रिलैक्स करने वाला। दादाजी को ऐसा घुरता पाकर शिवजी ने अपने दोनों कंधे उचका दिए और प्रतीक ओरियन की हंसी छूट गई। इधर स्मृति कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते उसे कब नींद आया उसे खुद पता नहीं चला। इधर बा में शशांक का भी यही हाल था, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसे नींद क्यों नहीं आ रही वो तो शायद शशांक को भी नहीं पता, बस वो तो उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो आज उसे दिखी थी। स्मृति के बारे में सोचते हुए उसकी पलकें भारी हो गई और कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। सुबह स्मृति का कमरा। स्मृति को रोज जल्दी उठने की आदत थी, इसके दो कारण हैं। पहला, वो भगवान को बहुत मानती थी इसीलिए वो जल्दी उठ के भगवान की पूजा करती थी, और दूसरा, उसे उसकी चाची से भी डर लगता था क्योंकि उसकी चाची को बस एक मौका चाहिए होता था उसे सुनाने का। स्मृति की आंखें खुली तो खुद को अनजान जगह पाकर वो पहले तो वो घबरा गई, पर बाद में उसे कल की बातें फिर याद आई तो वो थोड़ी शांत हुई। वो बेड से उठी और अपने लंबे बालों का जुड़ा बना दिया। स्मृति ने सामने पड़े कपड़ों को देखा जो कल पूजा जी ने उसे रात को ही दे दिए थे। वो कपड़े लेके बाथरूम में चली गई। करीब 15-20 मिनट में वो बाहर आए और खुद को आईने में देखा। उसने आज गुलाबी रंग का लहंगा और सतरंगी रंग की चोली ली हुई थी। वो आज भी बहुत प्यारी लग रही थी। स्मृति खुद को एक नज़र देख कमरे के बाहर चली गई। स्मृति बाहर आए तो देखा पूजा जी पूजा करने के लिए आरती की थाल सजा रही है। पूजा जी की नज़र जब स्मृति पर गई तो वो एक पल के लिए उसकी सादगी से भरी सुंदरता को देखती रह गई। पूजा जी ने स्मृति को अपने पास आने का इशारा किया तो स्मृति उनके पास आके खड़ी हो गई। पूजा जी खड़ी हुई और अपनी आंखों से काजल लेकर स्मृति को काला टिका लगाते हुए बोली, आपको किसी की नज़र ना लगे। उनके ऐसा करने से स्मृति की आंखें नम हो गई पर उसने खुद को संभाल के उनके पैर छू लिए। पूजा जी बहुत प्यार से बोली, सदा खुश रहो बेटा। पूजा जी स्मृति को थाली देते हुए बोली, आज पूजा आपके जिया हम भी तो सुने आपकी मधुर आवाज। उनके ऐसा कहने से स्मृति झिझकते हुए बोली, पर आंटी हम कैसे? तो पूजा जी स्मृति की बात बीच में काटते हुए बोली, क्यों आप क्यों नहीं कर सकती? क्या आपको भगवान पे विश्वास नहीं? नहीं नहीं आंटी, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, स्मृति ने कहा और अपनी पलकें झुका के खड़ी हो गई। पूजा जी स्मृति को समझते हुए और उसके गाल को बड़े प्यार से छूते हुए बोली, आप हमें माँ जैसा नहीं मानती तो क्या हुआ, हम तो आपको बेटी मानते हैं। इतना सुन तो स्मृति के आंसू ही आ गए, पर पूजा जी उसके आंसू पोंछते हुए ना में गर्दन हिलाती है और आरती करने का इशारा करती है।
स्मृति भी अपनी गर्दन ना में हिलाती है और आरती करना शुरू करती है। तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, रे मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो रही, मेरी अम्बा। तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो रही, मेरी अम्बा। ब्रह्मा जी वेद पढ़े तेरे द्वारे, ब्रह्मा जी वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाए मेरी मैया के द्वारे, शंकर ध्यान लगाए मेरी अम्बा। तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो रही, मेरी अम्बा। नारद नृत्य करे तेरे द्वारे, नारद नृत्य करे तेरे द्वारे, कान्हा बीन बजाए मेरी मैया के द्वारे, कान्हा बीन बजाए मेरी अम्बा। तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो रही, मेरी अम्बा। आरती की आवाज से बाहर घूम रहे दादाजी, प्रतीक और राजेश जी तीनों वहां आरती में आके खड़े हो गए। पचरंग सुवाचोला अंग विराजे, पचरंग सुवाचोला अंग विराजे, लाल किनारी लगाए मेरी मैया के चोले, लाल किनारी लगाए मेरी अम्बा। तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो रही, मेरी अम्बा। गल फूलों के भार विराजे, गल फूलों के भार विराजे, केसर तिलक लगाए मेरी मैया के माथे, केसर तिलक लगाए मेरी अम्बा। तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो रही, मेरी अम्बा। सिर सोनेरा छत्र विराजे, सिर सोनेरा छत्र विराजे, हीरे रत्न जड़ाए मेरी मैया के छत्र, हीरे रत्न जड़ाए मेरी अम्बा। तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो रही, मेरी अम्बा। 52 वीर 64 संग योगन, 52 वीर 64 संग योगन, बैरो चवर धुलाए मेरी मैया के द्वारे, बैरो चवर धुलाए मेरी अम्बा। तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो रही, मेरी अम्बा। लौकर वीर भवन के आगे, लौकर वीर भवन के आगे, गोरखनाथ बजाए मेरी मैया के द्वारे, गोरखनाथ बजाए मेरी अम्बा। तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो रही, मेरी अम्बा। सूम चरण तेरा त्यानु जस गावे, सूम चरण तेरा त्यानु जस गावे, बाने पैच निभाए मेरे मैया के बाने बाने पैच निभाए मेरी अम्बा। तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे आनंद मंगल हो रही, मेरी अम्बा। एपिसोड 7। क्रियांश फोन को रख के दादाजी की तरफ घूम के कहता है, ये आपने ठीक नहीं किया दादाजी, अगर भाई को पता चला तो वो मुझे सही में जॉब से निकाल देंगे। और फिर वो कुछ सोच के धीरे से बोलता है, तू घर आ बेटा कर्निश, फिर तुझे बताता हूँ कि मेरी बात दादाजी को बताने का क्या अंजाम होता है। कमीने में छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरा सारा खून पी जाऊंगा। उसका ये हाल देख और कर्निश को गालियां देता देख वहां बैठे सभी को हंसी आ गई। फिर दादाजी ने अद्विक को देखा तो अद्विक ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से अपना फोन निकाल के शशांक को कॉल लगा दिया। इधर जब शशांक को पता चला कि आज डील नहीं होगी तो वो ऑफिस जाने के लिए ड्राइवर को कहता है, पर तभी उसका फोन दोबारा बजता है। वो फोन देखता है जिसमें अद्विक नाम फ्लैश हो रहा था। वो कॉल उठाकर कान पर लगाते हुए जैसे ही वो कुछ बोलने को होता है उससे पहले अद्विक बोल पड़ता है, भाई यार तू कहाँ है, देख तू जहाँ भी है जल्दी रात होने से पहले घर आ जा। तुझे नहीं पता कि तेरे और तेरे भाई के यहाँ ने होने से दादाजी नाम का बवंडर आया हुआ है और उन्होंने हम सबकी भी क्लास लगा रखी है। जब तक घर के सभी इस घर में आ नहीं जाते तब तक हम में से कोई एक भी बाहर नहीं जा सकता। आजा भाई और इस घर की नाकाबंदी से हम सबको आज़ाद करा। लास्ट लाइन तो अद्विक ने एकदम रोंदू स्वर में बोली। शशांक उसके एक साथ इतना बोलने से इरिटेट हो गया और लगभग गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, ड्रामा बंद कर साले, सब जानता हूँ मैं कि तेरे जैसा इंसान घर में बंद रह ही नहीं सकता। इस पर अद्विक जल्दी से बोला, आई शपथ भाई मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज आजा। तो शशांक थोड़ा गुस्से से बोला, ठीक है आ जाऊंगा, और इसके साथ ही वो फोन रख देता है। इधर फोन रखने के बाद अद्विक एक गहरी और लंबी सांस लेता है, तभी उसे खुद पर किसी की नज़रों की तपसी महसूस होती है। जब वो गर्दन घुमा के देखता है तो उसकी सांस ही अटक जाती है क्योंकि दादाजी उसे बहुत गुस्से से घूर रहे थे। फिर भी अद्विक खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहता है, काम हो गया दादाजी, और अपने हाथों को उठा के इशारा कर देता है। दादाजी कुछ बोलते उससे पहले ही प्रतीक बोलता है, वाह दादाजी आप तो ग्रेट हो, मतलब मैंने जितना सोचा आप तो उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, आपको तो डिटेक्टिव्स का चीफ होना चाहिए। कहा आप भी अपना सर फोड़ रहे हैं। इस पर अद्विक ने भी प्रतीक की हाँ में हाँ मिला दी। दादाजी ने जब दोनों को घूरा तो दोनों की हंसी गायब हो गई। तभी प्रतीक का फोन रिंग हुआ। प्रतीक ने जब फोन पर नाम पढ़ा तो उसकी आंखें ही फैल गई और फोन उसके हाथ से छुट्टे छुट्टे बचा। उसने घबराते हुए दादाजी को देखा और फोन उठा लिया। वो लखराती आवाज में बोला था, भाई। उसका इतना बोलना था कि अद्विक और क्रियांश दोनों की सांस रुक सी गई। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, प्रतीक तुम कर्निश को फोन करो और उसे घर आने का कहो, ठीक है? तो प्रतीक बोला, जी भाई। शशांक शक भरी आवाज में बोला, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तो प्रतीक अपने सर पे आए पसीने को पोंछते हुए बोला, को
कुछ न नहीं भाई, वो बस मैं अभी भाग के आया हूँ ना इसीलिए। शशांक अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, टाइम देखा है घड़ी में 11 बज रहे हैं और तुम इस वक्त भाग रहे हो। शशांक की बात सुन के तो प्रतीक की सांस ही रुक गई, पर फिर भी बोला, वो भाई आज कुछ काम था तो मैं लेट हो गया। और फिर वो झूठी हंसी हंसता है। शशांक कहता है, बेवकूफों की तरह हंसना बंद करो और मैंने जो काम दिया है उस पर फोकस करो। और वो कॉल कट कर देता है। फोन को प्रतीक नीचे करते हुए कहता है, बाल बच्चे। तभी उसे अद्वैत और क्रियांश ने साथ में पूछा, हमारे बारे में तो कुछ नहीं कहा ना। तो प्रतीक कहता है, नहीं, उन्होंने बस कर्निश को घर बुलाने को कहा है। प्रतीक की बात सुन अद्वैत और क्रियांश की जान में जान आती है। तभी दादाजी ओरियन की तरफ मुंह करते हुए कहते हैं, ओरियन तुम अब्रम को फोन करके उसे भी घर बुला लो। ओरियन कहता है, जी दादाजी। इधर शशांक का तो दिमाग ही खराब हो गया। वो इतनी दूर आया था इस डील के लिए और अब जब वो नहीं हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। तभी उसे एक कॉल आया। उसने कॉल उठा के जब सामने वाले की बात सुनी तो उसकी हाथों की मुठ्ठियां ही कस गई। कुछ देर बात करने के बाद वो फोन रखता है और किसी को कॉल करता है। इधर स्मृति पूजा जी के साथ बैठ के बातें कर रही थी। आज जब स्मृति ने जाने के लिए कहा था तब पूजा जी ने उसे साफ मना करते हुए कहा कि घर में पूजा है और प्लीज तुम पूजा तक रुक जाओ। स्मृति के पास दो कारण थे यहाँ रुकने के, पहला कि उसके पास घर नहीं था जहाँ वो रह सके, ना वो किसी को जानती थी, और दूसरा पूजा जी ने उसे बहुत प्यार से कहा था कि वो मना कर ही नहीं पाई, इसलिए वो पूजा तक यहाँ रुक गई। एपिसोड 8। स्मृति अभी घर के बाहर बने बेंच पर बैठी थी। पता नहीं वो क्या सोच रही थी कि तभी उसके पास पूजा जी बैठते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? तो इस पर स्मृति बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर वो चुप हो गई। स्मृति ने देखा कि पूजा जी कुछ लिख रही है तो उसने पूछा, आप ये क्या लिख रही है? स्मृति का सवाल सुन पूजा जी मुस्कुराहट के साथ कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस पूजा की सामग्री लिख रहे हैं, कल पूजा है ना इसलिए। तो स्मृति ने हाँ में सर हिला दिया। इधर दादाजी जब सबके साथ बैठ के बात कर रहे थे तभी उन्हें शशांक का कॉल आता है। एक नज़र फोन को देख दादाजी सभी को देखते हैं जो एक दूसरे की उड़ा रहे थे और बाद में फोन उठाकर हेलो बोलते हैं। दूसरी तरफ से शशांक की भारी आवाज आई, वेल डन दादाजी, मुझे लगा ही था कि आप ऐसे चुप तो नहीं बैठोगे और मेरा शक सही निकला, आपने मुझे घर बुलाने का बहुत अच्छा जाल बिछाया, पर अफसोस कि मुझे इसके बारे में पता चल गया। फिर शशांक रुक के बोला, पर मैं आपकी महान पर पानी नहीं फिरने दूंगा, मैं घर जरूर आऊंगा, मुझे भी तो उन सब की क्लास लेनी है, आफ्टर ऑल सब ने आपकी इतनी मदद जो की है उनको इनाम भी तो मिलना चाहिए, क्यों दादाजी? और वो फोन काट देता है और ड्राइवर को का ऑफिस की तरफ मुड़ने को कहता है। इधर दादाजी ने एक नज़र सबको देखा और अपना सर हिलाते हुए मन में कहा, गई भैंस पानी में, भगवान उस नालायक से रक्षा करना इनकी। तभी अद्वैत उठते हुए बोला, ठीक है फिर दादाजी मैं चलता हूँ, आपका काम तो पूरा हो गया। ये कहकर जैसे ही अद्वैत जाने को हुआ उसके कानों में दादाजी की रोबदार आवाज पड़ी, तुमने अभी शशांक से कहा कि जब तक घर के सभी घर में आ नहीं जाते तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा, तो चुपचाप आज घर में रहो। दादाजी का इतना कहना था कि अद्वैत का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो कुछ बोलने को हुआ कि तभी दादाजी बोले, ओरियन। ओरियन ने जब अपना नाम सुना तो हड़बड़ाते हुए बोला, जी दादाजी। दादाजी बोले, पूजा बेटा के पास जाकर वो पूजा की सामग्री की लिस्ट लेकर आओ। ओरियन खड़े होते हुए बोला, जी दादाजी। अद्वैत का हाल देख ओरियन के साथ सभी को उस पर हंसी आ गई। ओरियन 2 कदम चला ही था कि प्रतीक भागकर उसके पास आया और बोला, ओरियन भाई मुझे भी साथ ले चलो। फिर प्रतीक दादाजी को देखते हुए बोला, इस बंद घर में तो मेरा दम ही ना घुट जाए। प्रतीक की बात सुन दादाजी गुस्से से बोले, ये लड़का, रुक नालायक, अभी बताता हूँ तुझे कि दम कैसे घुटता है। दादाजी को अपने पास आता देख प्रतीक ओरियन का हाथ पकड़ बाहर भाग जाता है। उनको ऐसे देख क्रियांश की रुकी हुई हंसी निकल गई और वो हंसने लगा। दादाजी ने जब उसे देखा तो वो भी अपने कमरे की तरफ भाग गया। तभी अद्वैत ड्रामा करते हुए बोला, दादाजी आपने मुझे घर में बंद करके ठीक नहीं किया, देखना मेरा शशांक आएगा और मुझे इस बंदिश से बचा लेगा। और वो भी अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर स्मृति और पूजा जी बाहर बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में सीटी बजाने की आवाज आई। उन्होंने जब उस ओर देखा तो प्रतीक उन्हें ही देख के सीटी बजा रहा था और ओरियन का ध्यान अपने फोन में था। स्मृति प्रतीक का नाम तो नहीं जानती थी पर उसे देखकर पहचान जरूर गई, पर साथ में किसी और को देख वो थोड़ी नर्वस हो गई। जब ओरियन और प्रतीक उनके पास पहुंचे तो ओरियन ने अपना फोन जेब में रखा और पूजा जी को देखते हुए बोला, कैसी हो पूजा आंटी? वो बोलते बोलते रुक गया और स्मृति को देखने लग गया क्योंकि आज से पहले उसने कभी यहाँ उसे नहीं देखा था।
इसीलिए वो उसे आंखें छोटी करके देख रहा था। स्मृति खुद को इसे देखता पाकर थोड़ी घबरा सी गई और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। जब पूजा जी और प्रतीक ने उसे स्मृति को ऐसे देखता पाया तो प्रतीक ने अपना सिर पीट लिया। तभी पूजा जी कहती है, बेटा ये स्मृति है, और उसे सब कुछ बता दिया। ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी क्यों स्मृति? उनकी बात सुन स्मृति ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ओरियन ने पूजा जी की बात सुन प्रतीक को देखा तो प्रतीक ने हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे वो कह रहा हो हाँ पूजा आंटी सच कह रही है। फिर ओरियन एक नज़र स्मृति को देख कुछ सोचने लगता है। तभी पूजा जी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, तुम यहीं रुको, मैं लिस्ट लाती हूँ। और वो उठकर अंदर चली गई। अब बाहर सिर्फ प्रतीक, स्मृति और ओरियन थे। पता नहीं क्यों पर ओरियन को पूजा जी की बात से संतुष्टि नहीं हुई थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में प्रतीक की आवाज़ पती है, जो शायद स्मृति से कुछ कह रहा था। प्रतीक स्मृति को निहारते हुए शरारती भाव से बोला, वैसे मिस बोटी आपको किसी ने कहा कि आप कितनी खूबसूरत हो? स्मृति को तो मानो प्रतीक की बात समझ ही नहीं आई कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, पर फिर भी वो असहजता से बोली, जी हमको कुछ समझे नहीं। प्रतीक की बात सुन के ओरियन को तो खांसी ही आ गई। वो अपने मन में सोचता है, ये गधा इतना फ्लर्टी होगा, मैंने सोचा नहीं था। फिर ओरियन बिना भाव के पर इज्जत के साथ स्मृति से बोला, देखिए आप इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये कुछ भी बोलता है। और फिर वो प्रतीक को घूर के देखता है। एपिसोड 9। ओरियन की बात सुन के तो प्रतीक का मुंह ही बन गया। फिर वो ओरियन के अंदाज में ही बोला, इसकी बातों का बुरा मत मानना ब्ला ब्ला ब्ला। ओरियन भाई हमारी बात का नहीं तो क्या आपका बुरा माने? ओरियन प्रतीक को घूरते हुए बोला, मैंने ऐसा क्या कहा कि ये मेरी बातों का बुरा माने? तो इस पर प्रतीक बोला, वही तो मेरे भाई, आप कुछ कहते नहीं है, बस आपकी नजरें काम कर देती हैं। हर बात पर शक करना, लोगों को गुनाह जैसे उनसे बड़ा गुनहगार कोई और हो ही नहीं सकता। इस पर ओरियन आंखें छोटी करके कहता है, पहली बात, मेरा काम है घर की हिफाजत करना, इसीलिए मैं किसी के भी ऊपर जल्दी भरोसा नहीं कर सकता। ये मेरी जॉब भी है और मेरी आदत भी, समझे? फिर ओरियन इतराते हुए कहता है, दूसरी बात, अगर मेरे काम से इतनी ही तकलीफ होती है तुम्हें तो तुम शशांक से बात क्यों नहीं कर लेते? क्या पता तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। प्रतीक शशांक का नाम सुन थोड़ा हड़बड़ा जाता है और बात बदलते हुए कहता है, हाँ मेरे बड़े भाया, आप ही तो रक्षक है घर के, वरना अब तक तो मैं निपट लिया होता क्यों? और फिर एक लंबी सांस लेता है और ओरियन की तरफ देखता है जो उसे ही घूर रहा था। प्रतीक फिर बोला, भाई आपको पता है स्मृति जी बहुत अच्छा गाती है, क्यों है ना स्मृति जी? प्रतीक की बात सुन ओरियन स्मृति को देखता है जो अपना नाम सुन के ही घबरा गई थी। स्मृति उसकी बात सुन हकलाते हुए कहती है, जी वो हम तो बस ऐसे ही। तभी पूजा जी कहती है, ये बात तो प्रतीक ने सही कही, स्मृति गाती बहुत अच्छा है। और फिर वो स्मृति को देख मुस्कुराती है तो स्मृति भी उन्हें देख मुस्कुरा देती है। फिर पूजा जी ओरियन को वो लिस्ट दे देती है। ओरियन लिस्ट को देख स्मृति की तरफ देखता है और थोड़ा झुककर अपॉलॉजी मांगते हुए कहता है, हमें माफ करना अगर आपको इसकी बातों का बुरा लगा हो तो। और फिर वो प्रतीक को भी खींचकर झुकाता है। उनके ऐसा करने पर स्मृति को तो कुछ जैसे समझ ही नहीं आया, फिर भी वो बोली, जी को कोई बात नहीं। फिर ओरियन सीधे खड़े होकर पूजा जी से कहता है, ठीक है आंटी हम चलते हैं। पूजा जी ने भी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। ओरियन प्रतीक का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए ले गया। इधर पूजा जी उन्हें ऐसे जाता देख हंस देती है और स्मृति की तरफ देख के बोलती है, ओरियन ऐसा ही है, बहुत समझदार। लोगों की इज्जत कैसे करनी है उसे सब आता है, इसीलिए शशांक इस पर इतना भरोसा करता है। इधर ओरियन के ऐसे करने पर प्रतीक कहता है, क्या भाई मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आपने ऐसा किया? तो इस पर ओरियन बोला, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, और तूने देखा नहीं कि वो हमारी बातों से कितना अनकंफर्टेबल हो रही थी? तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सोच के बोला कर मेरे भाई, वरना बिग बॉस शशांक को पता चला तो तू सही में निपट जाएगा। और फिर वो हंसने लगता है। उसे हंसता देख तो प्रतीक का मुंह ही बन जाता है। फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है, पर अब हंसना बंद करो। तो ओरियन अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, जा ये लिस्ट दादाजी को दे देना, मैं एक कॉल करके आता हूँ। प्रतीक वो लिस्ट लेकर मेंशन में चला जाता है और ओरियन के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाते हैं और वो किसी को कॉल करता है। शाम 6 बजे इधर शशांक ऑफिस पहुंचकर मीटिंग कर रहा था। उसका पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ था और उसे सामने वाले की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे वो अभी ही उसकी जान ले लेगा। तभी वो सामने वाला आदमी बोलता है, मिस्टर इग्निवेंसी, तो क्या सोचा ये डील करेंगे आप, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। तभी सभी के कानों में एक बहुत डरावनी आवाज आती है, जिसे सुन के सभी की सांस ही रुक जाती है और सामने बैठे हुए आदमी के तो पसीने ही छूट जाते हैं।
वो आवाज शशांक की थी। उसने जोर से कहा था, गेट आउट ऑफ हियर एंड डोंट एवर शो मी योर फेस, अंडरस्टैंड। वो आदमी उसकी बात सुन के एक बार फिर हिम्मत करके कहते हैं, लगता है आप मेरी बात समझे नहीं, मैं ये कह। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही शशांक फिर बोलता है, और मुझे लगता है आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। शशांक की बात सुन सामने खड़े इंसान को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोले, शशांक अग्निवंशी किस बात का घमंड है इतना तुम्हें? आज वक्त तुम्हारा है तो ज्यादा हवा में मत उड़ो, क्योंकि वक्त सबको नचाता है और तुम्हें भी नचाएगा, तो तैयार रहना। तो शशांक डेविल स्माइल के साथ कहता है, लगता है मिस्टर कपूर आपको वक्त ने बहुत नचाया है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। शशांक की बात सुन कमरे मौजूद सभी को हंसी आ गई। सबको खुद पर हंसता देख मिस्टर कपूर वहां से दंदनाते हुए बाहर चले गए। कुछ देर बाद सब धीरे धीरे वहां से चले गए। शशांक भी अपने केबिन में आ गया और अपनी चेयर पर बैठकर सर पीछे करके आंखें बंद कर लीन हो गया। पर एक बार फिर उसके सामने स्मृति का वो घबराता हुआ चेहरा आया तो उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। उसने टाइम देखा तो 6:48 हो रहे थे। वो उठा और ऑफिस से बाहर आकर कार में बैठ गया और ड्राइवर को घर चलने का बोल दिया। एपिसोड 10। रात के लगभग 8 बजे सभी लोग गार्डन में बैठे थे। अद्विक बोला, वैसे क्रियांश तेरा बॉस कब आ रहा है घर में? मेरा मतलब इतनी देर हो गई। पता नहीं अद्विक भाई, अब तक तो आ जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ रह गए, क्रियांश ने कहा और चुप हो गया। उनकी बातें सुन दादाजी को उन पर तरस भी आ रहा था और हंसी भी। उनको ऐसे हंसता देख सबका ध्यान एक साथ उन पर गया तो अद्विक ने अपनी आंखें छोटी करके उनसे बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दादाजी की दाल में कुछ तो काला है। अद्विक की बात सुन प्रतीक बोला, भाई मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। सच सच बताना दादाजी, क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? कही शशांक भाई। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दादाजी बोले, चुप कर नालायक, ज्यादा केबीसी मत खेल मेरे साथ वरना पिछली बार से भी कठिन सजा दूंगा, समझे? तो प्रतीक बोला, अब तो अद्विक भाई मुझे यकीन हो गया कि ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अद्विक और क्रियांश भी उसकी बात पर हाँ में हाँ मिला देते हैं। ओरियन और शिवा दोनों उनकी बातें सुन अपना सर हिला देते हैं। ये तो इन सब का रोज का था। वो ये सब बोल ही रहे थे कि मैंशन में 4 कार्स आके रुकती है। एक कार से शशांक बाहर आता है, वही दूसरी कार से एक लड़का जो दिखने शशांक की तरह ही हैंडसम था। वो शशांक की उम्र का ही लग रहा था, दिखने भी काफी मैच्योर लग रहा था। उस लड़के ने जब शशांक को देखा तो उसके पास आते हुए बोला, फाइनली भाई तूने सही डिसीजन लिया घर आके, वरना आज दादाजी के हाथ से मरने से अच्छा मैं खुद ही मर जाता। उस लड़के की बात सुन शशांक उसे आंखें छोटी करके देख रहा था। खुद को देखता पाकर वो लड़का अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, वेल आई नो आई एम वेरी हैंडसम बट डोंट लुक एट मी लाइक दैट। उसके ऐसे खुद की तारीफ करता देख शशांक इरिटेट होके कहता है, तुझे नहीं लगता अभ्रम तू खुद को कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहा है? और अपना सर हिला के वहां से आगे बढ़ जाता है। अभ्रम उसकी बात पे मुंह बिगाड़कर उसके पीछे चल देता है। जब शशांक की नज़र घर के लोगों पर पड़ती है जो उन्हें ही देख रहे थे तो वो उन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके कानों में दादाजी की रोबदार आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, शशांक घर में नहीं, इधर आओ। उनकी बात सुन शशांक एक लंबी सांस लेता है और उनकी तरफ चला जाता है। इधर घर में स्मृति मंदिर में महादेव के सामने बैठी लीन हो के बस एकटक उनको देख रही थी, जैसे वो उनसे पूछ रही हो कि आखिर वो किस मोड़ पर खड़ी है जहाँ से ना वो आगे बढ़ पा रही है ना पीछे जा पा रही है। ये सब सोचकर ही उसकी आंख से एक आंसू की बूंद लुढ़क गई। उसे ऐसे करते हुए पूजा जी देख रही थी। वो उसके पास आए और स्मृति के कंधे पर हाथ रखा। उनके ऐसा करने पर स्मृति अचानक से चमक गई और वो जल्दी से पीछे मुड़ी। उसे ऐसे देख पूजा जी ने कहा, हमें माफ करना बेटा, हमने खामखा आपको डरा दिया। तो स्मृति जल्दी से आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं नहीं आंटी, हमारा ध्यान कहीं और था इसीलिए हम थोड़ा डर गए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो पूजा जी उसके घाल को छूकर प्यार से पूछती है, बेटा हम आपसे एक बात पूछे? स्मृति भी बहुत मासूमियत से कहती है, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है आंटी, आप हमें पूछ सकती है। तो पूजा जी कहती है, हमारे सवाल का अगर तुम जवाब देना चाहो तो ही देना बेटा, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें जवाब देना ही है। तो स्मृति घिरे से अपना सर हाँ में हिलाती है। पूजा जी कहती है, बेटा तुम इतने बड़े शहर में अकेले कैसे आए? मेरा मतलब तुम यहाँ किसी को नहीं जानती? तो फिर उनकी बात सुनकर उसे एक बार फिर सब कुछ याद आ गया, जिससे स्मृति के रुके आंसू एक बार फिर आ गए। तो पूजा जी उसे चुप कराते हुए अपने गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जाओ, देखो तुम तो बहादुर हो, ऐसे रोओगी तो कैसे काम चलेगा। ये कहते हुए पूजा जी का गला भी भारी हो गया। तभी राजेश जी की आवाज आई जो उन्हें खाने के लिए बुला रहे थे।
पूजा जी स्मृति के आंसू पोंछकर उसके माथे पर चूम के बोली, आओ बेटा हम पहले खाना खा लेते वरना ये हमें बातें सुनाकर ही हमारा पेट भर देंगे। बाकी बातें हम रात को करेंगे, ठीक है। उनकी बात सुन स्मृति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। इधर शशांक उनके पास पहुंचता है तो वो सबसे पहले क्रियांश को घुरता है और फिर अद्विक को, जैसे अभी वो उन दोनों को आंखों से ही मार देगा। उसके ऐसे घुरने पर क्रियांश की हार्टबीट तो मानो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज रफ्तार में चलने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को नॉर्मल करने के लिए शशांक को देख मुस्कुराने की कोशिश करता है। वही अद्विक का भी कुछ यही हाल था। वो तो उससे नजर ही नहीं मिला था और भाग के अभ्रम के गले लग गया जो शशांक के पीछे ही खड़ा था। अद्विक के ऐसे अचानक से गले लगने पर अभ्रम 2 कदम पीछे हो गया। पर जब उसने अद्विक को ऐसी हरकत करते देखा तो उसे खुद से दूर धक्का देते हुए आंखें छोटी कर गुस्से से बोला, साले दूर हट। क्या कर रहा है, ऐसी हरकतें करेगा तो लोग तुझे तो गलत समझेंगे, साथ साथ मेरी भी इज्जत जाएगी। शशांक के साथ रह रह के तू भी बदल गया, एकदम पत्थर दिल हो गया है कमीने, अद्विक ने मुंह बना के कहा और शशांक से नजरें बचाते हुए जाते जाते कहता है, इस दुनिया में मेरे जैसे मासूम की कोई कदर ही नहीं है। तभी क्रियांश कहता है, किसी को हो या ना हो अद्विक भाई, पर मुझे आपकी पूरी कदर है, रुको भाई हम दोनों अपना गम बांटते हैं आपस में। और वो अद्विक के पास चला गया और अद्विक ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। उनकी ऐसी बात सुन अभ्रम ओरियन की तरफ देख बोलता है, क्या मैंने इतनी कड़वी बातें बोल दी कि ये दोनों मुझे ऐसा फील करा रहे हैं? तो ओरियन उसे शांत करते हुए बोला, नहीं मेरे भाई तूने कुछ नहीं कहा, ये साले बस अपनी गलती छुपाने के चक्कर में तेरे नाम का बिल फाड़ रहे हैं, तू रुक जा अभी तो पूरी मूवी बाकी है। अभ्रम हाँ में सर हिलाता है जैसे उसे उसकी बातों का इशारा समझ आ रहा है।